Hello everyone, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss one of the most important topic of international relations, that is non-aligned movement. Let's begin. आज की वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैम, व्हाट डू यू मीन बाय नैम, इसका मतलब क्या है, क्यों बना, किस लिए बना, क्या बैकग्राउंड्स थे, ये सब चीजें कवर करेंगे, क्या पर्सपेक्टिव है इसके पीछे, उन सब चीजों को कवर करना है। जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी, जैसा हमें सेकंड नंबर पे दिख रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ नैम। बैकग्राउंड ऑफ नैम में हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही थी जिसकी वजह से हमें नैम को बनाने की जरूरत पड़ी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई, बैकग्राउंड उसको में हम कवर करेंगे। थर्ड पे हमें देखना है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है नैम पर, नैम का इवोल्यूशन ऑफ नैम मतलब किस तरीके से ग्रो किया है आज के समय में और 1961 में जिस टाइम पे नैम बना था उसके क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, किन प्रिंसिपल्स पे वो तब काम कर रहा था, किन प्रिंसिपल्स पे वो आज काम कर रहा है, उसी को इवोल्यूशन हम बोलते हैं और वही हमें देखना है इस वीडियो के अंदर। फोर्थ नंबर पे हमें देखना है एम्स एंड गोल्स ऑफ द नैम, क्या क्या मोटिव हैं उनके, मोटिव क्या है, किन मुद्दों को टैकल कर रहा है, किन पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा है, उन सब चीजों को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हमारे पास इशू है वो है डिफाइन नैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैम, नैम है क्या। देखिए 1947 में जैसे हमें आजादी मिली, वी बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन, ऐसे ही सिमिलर कंट्रीज उस टाइम पे पोस्ट कॉलोनियल एरा स्टार्ट हो रहा है, मल्टीपल कंट्रीज को आजादी मिल रही है एंड हर कंट्री का चाहत है कि उसे भाई एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है। अब जब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है तो इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, उस मैकेनिज्म को, उस मूवमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। वो जो कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड टिल 1991, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, इस पीरियड में आप किसी भी ब्लॉक से ना जुड़ के अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करें, उसी के पर्पस की वजह से, उसी पर्पस के साथ हमने नैम की शुरुआत की। अब हमें देखा जा रहा है कि नैम जब बॉर्न आउट हुआ, जब नैम की शुरुआत हुई, नैम का जेनेसिस हुआ, तो उसमें किस किस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, किस किस का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो हम नैम की जब बात करते हैं तो नैम की शुरुआत हमें 1955 में देखने को मिल रही है। 1955 के अंदर एक हमें कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 के अंदर। 1955 में हमने क्या देखने को मिल रहा है, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अपनाएंगी, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने नैम में इंक्लूड किया और 1961 से नैम स्टार्ट हुआ। अब ये जो एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे हैं, इसमें 5 कंट्रीज ने मेजर रोल प्ले किया था और उनके लीडर्स ने मेजर रोल प्ले किया था। जैसा हमें सबसे पहले देखने को मिल रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकंड नंबर पे हमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमेल अब्देल नसीर देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पे हमें जोसेफ ब्रेज टीटो, जो यूगोस्लाविया से बिलोंग करते थे, उनको लीड कर रहे थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। फोर्थ पे हमें अहमद सुकर्नो देखने को मिल रहे हैं, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फिफ्थ क्वामे क्रूमा, जो घाना के प्रेसिडेंट थे और एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ नैम, क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे जिस टाइम ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो हमें ये देखने को मिल रहा है जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति पे जो पूरी दुनिया है वो आइडियोलॉजिकली लड़ना स्टार्ट हो चुकी है। पूरी दुनिया 2 आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी है, जिसमें से एक है यूएस का कैपिटलिज्म, दूसरा है यूएसएसआर का कम्युनिज्म। अब इसी आइडियोलॉजिकल वॉर को, मल्टी पर्सपेक्टिव वॉर को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। और ऐसे टाइम पे ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, जो कि मिलिट्री नहीं है, तो कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर आना शुरू हो चुका है कि आप कौन सी ब्लॉक को ज्वाइन करें। अगर एशिया और अफ्रीका में बैकग्राउंड की बात की जाए, इस टाइम पे कैसी कंडीशन एग्जिस्ट हो रही हैं, यहां मुझे नेशनल रीअवेकनिंग देखने को मिलेगी। मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज क्या चाहती हैं कि अब इस टाइम पे जो हम आजाद हुए हैं, इतने टाइम बाद, इतने दिनों, इतने सालों बाद, इतने डिकेड्स बाद हमें ये जो फ्रीडम मिली है, ये इसे किसी भी तरीके से हम खो ना दें। तो वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रन करने के सपोर्ट में थे। और अगर आप कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट ब्लॉक ज्वाइन कर लेते हो तो आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी लूज कर दोगे, अपनी सोवरेनिटी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आगे देखा जाए तो इंडियन सिनेरियो के अगर बारे में डिस्कस किया जाए तो इंडियन सिनेरियो में हमें यह देखने को मिलता है, इंडिया के पास भी वही 2 ऑप्शंस थे कि या तो भाई कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को ज्वाइन कर लो या फिर कम्युनिस्टिक ब्लॉक को ज्वाइन कर लो। लेकिन इंडिया में क्या बोला गया, इंडिया अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को किसी भी तरीके से लूज करे। अब
ऐसे टाइम पे अगर इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन किया जाता तो कौन कौन से पर्सपेक्टिव हमारे इंपैक्ट होते हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस किस तरीके से रन करेंगे, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस किस तरीके से रन करेंगे, हमारे मिलिट्री डिसीजंस हम स्ट्रेटेजिकली नहीं ले पाएंगे, ऑटोनॉमिकली नहीं ले पाएंगे, हमें किसी और को भी अपनी एक्नॉलेजमेंट में रखना पड़ेगा, किसी और को भी कंसिडरेशन के अंडर लेना पड़ेगा। इसी वजह से जब हम इवोल्यूशन देखते हैं नैम का, जो इवोल्यूशन दिखता है हमें नैम का, तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है 1947, जिस साल हम आजाद हुए हैं, ऑन द वेरी सेम ईयर, इन द वेरी सेम ईयर पीएम नेहरू ने क्या अनाउंस किया है, दैट इंडिया विल रिमेन अ नॉन अलाइंड कंट्री, इंडिया विल नॉट बी ज्वाइनिंग ईदर ऑफ द ब्लॉक्स, नीदर द कैपिटलिस्ट ब्लॉक नॉर द कम्युनिस्ट ब्लॉक। और इंडिया ने इसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट को प्रमोट किया, और जो फाइनली शेप लेता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इन बेलग्रेड इन 1961, जो हमें पहली कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रिंसिपल्स वर ऑलरेडी अडॉप्टेड इन 1955 थ्रू द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, और उन्हीं प्रिंसिपल की तर्ज पे, उन्हीं प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। अगर एम्स एंड गोल्स की बात की जा रही है, नैम्स के किन पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा था, किस मोटो से काम कर रहा था नैम, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसा हमें पता चल रहा है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं। हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से चला पाए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, जहां दो पावर, सुपर पावर जो है डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड अफेयर्स को, जो वर्ल्ड एक बाइपोलर मैकेनिज्म बन चुका है। ऐसे टाइम पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के लिए कुछ कंट्रीज साथ आती हैं, और उसी को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोल रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमारा सबसे पहला गोल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। सेकंड गोल की तरफ देखा जाता है कि पोस्ट कॉलोनियल एरा में बना है नैम। इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द इंपीरियलिस्टिक कंट्री क्या कर रही हैं, अब कॉलोनाइज कंट्री को छोड़ के अपने घर वापस जा रही हैं। ऐसे टाइम पे नैम का मेजर फोकस था कि वो कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, किसी भी तरह के कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। अपार्थीड और रेशियलिज्म के अपोजिशन देखने को मिल रही है मुझे। अपार्थीड इज दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली अगेंस्ट द ब्लैक पॉपुलेशन। ये हमें सबसे ज्यादा अपार्थीड मूवमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता हुआ दिखता है साउथ अफ्रीका के अंदर, जब इसे नेल्सन मंडेला लीड कर रहे थे। रेशियलिज्म इज अगेन रेस बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इज रेशियलिज्म, जिसको भी नैम कंप्लीटली अपोज कर रहा था। इंपीरियलिज्म इज अ लार्जर टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें केवल फिजिकल इंपीरियलिज्म नहीं आता है, जिसमें न्यू इंपीरियलिज्म और कल्चरल इंपीरियलिज्म भी आता है। ये भी किसी भी तरीके से कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके भी अपोजिशन में नैम काम कर रहा था, और इसी मोटो के साथ वो पिक्चर में भी आया। नॉन अलाइंड स्टेट्स ने यह भी डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से कोई भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे टाइम पे दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्टिक। कैपिटलिस्टिक ब्लॉक ने अपना एक मिलिट्री ब्लॉक बनाया ऑन 4 अप्रैल 1949, जिसे हम नेटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलर उसी तर्ज पे कम्युनिस्ट ब्लॉक ने भी अपना एक मिलिट्री ब्लॉक बनाया जिसे हम बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट, जो मई 1955 में एग्जिस्टेंस में आता हुआ दिखता है। तो हमें यह देखने को मिल रहा है नैम का वन ऑफ द मेजर एम एंड गोल ये था कि जितनी भी नॉन अलाइंड स्टेट्स हैं, जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, वो इन दोनों में से किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगी। इनके अलावा अदर जो ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे हमें सियाटो और सेंटो देखने को मिलते हैं, दीज आर आल्सो द मिलिट्री ब्लॉक्स, और नैम कंट्रीज ने उन्हें भी ज्वाइन करने से मना किया और उसके अपोजिशन में हमेशा वर्क करते रहे। अदर देन दैट, अगर एम्स एंड गोल्स की बात की जाती है तो इसमें यह देखा जाता है कि जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, उन्होंने यह डिसाइड किया कि उनकी टेरिटरी, जो उनकी जमीन है, वो किसी भी तरीके से किसी सुपर पावर के यूटिलाइजेशन में नहीं आनी चाहिए। आप मिलिट्री यूज के लिए किसी की भी जमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नैम जो है इस आइडियोलॉजी पे, इस आइडिया पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था। उन्होंने एक और चीज के ऊपर जो उन्होंने स्पेशली फोकस किया है, वो किया है कि अगर हमें वर्ल्ड पीस मेंटेन करना है, जिसके लिए नैम जो है स्ट्राइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, उसके लिए आपको आर्म्स रेस को रोकना पड़ेगा। और नैम कंट्रीज किसी भी तरीके से आर्म्स रेस को सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस देखने हैं तो प्लीज जुड़े रहिए चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।